गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन फिजिक्स 12th क्लास 9 चैप्टर रे ऑप्टिक्स में से प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले लेक्चर तक में प्रकाश का परावर्तन चल रहा था। जो क्रम से पढ़ने वाले बच्चे होंगे, खासकर 12th क्लास के जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखते होंगे, उनके लिए ये प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के पहले प्रकाश का परावर्तन वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे, तभी समझ में आएगा पढ़ने वालों के लिए। और वैसे जो बिना पढ़ने वाले कोई भी वीडियो देखते हैं तो उनके लिए तो ये काम का ही नहीं है। ये चैनल सिर्फ पढ़ने वालों के लिए ही सही है। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ना है तो स्टार्ट से प्रयास करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, है ना। पढ़ने के लिए तो बिना सब्सक्राइब के भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, पर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन आता रहेगा कि हाँ आज ये टॉपिक पढ़ाया गया, उसका वीडियो ये बन गया है। यहाँ तक कि आप लोगों को हमें एग्जाम के दृष्टि से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको अलग से भी बताएंगे, है ना। जो इसमें चैनल में नए हों उनको ये बता दें कि पीछे जो भी आप एमपी बोर्ड में क्वार्टरली एग्जाम हुआ उसका सलूशन का भी वीडियो बना हुआ है ना। तो ये सब कुछ मोस्टली बात यही है कि जो चैनल है वो सिर्फ पढ़ने वालों के लिए है। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए। सबसे पहले तो ये आप लोगों को बता दें कि लाइट रेज जब एक किसी मीडियम में चलती है तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। प्रकाश किरण एक सरल रेखा में चलती है। ये सब प्रकाश किरण एक सरल रेखा में चलती है, ये सबको पता है, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा था। तो प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, ठीक है ना। अब यदि प्रकाश किरण सरल रेखा में चलती हैं, यदि उसके मार्ग में कोई दूसरा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले, यानी मार्ग में दूसरा कोई माध्यम आ जाए, तो जहाँ से मार्ग में दूसरा माध्यम स्टार्ट होता है वहाँ पर प्रकाश किरण का जो मार्ग है वो थोड़ा बदल जाता है। लेकिन जब वो दूसरे माध्यम में जाएगी तब भी वो सरल रेखा में चलेगी, यानी प्रकाश चाहे जहाँ जाए वो सरल रेखा में चलेगा, ठीक है ना। वो हाइगन की थ्योरी से अलग फिर बाद में पढ़ोगे कि वेव फॉर्म में चलता है ये सब कुछ, पर यहाँ पर अभी हम प्रकाश को एक किरण के रूप में मानकर जब चलते हैं तब की बात चल रही है, ठीक है ना। तो प्रकाश एक माध्यम में, जिस भी माध्यम में चलेगा तो सरल रेखा में चलेगा। और जैसे ही प्रकाश किरण के मार्ग में दूसरा कोई माध्यम आ जाएगा तो माध्यम चेंज होने पर मार्ग बदल जाता है, पर जब दूसरे माध्यम में चलेंगे तो भी उसका मार्ग कैसा रहेगा, सरल रेखा ही रहेगा, ठीक है, भले थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मार्ग का बदलना, प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश किरण के मार्ग का बदलना या मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। क्या कहा हमने, परिभाषा अब सुनिए। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम, एक समांगी मतलब एक समान माध्यम, मिला जुला ना हो, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है या करती है, जो भी कह दो, तो उसका मार्ग जो है वो क्या होता है, बदल जाता है, अर्थात वह अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाता है। और इस घटना का ही नाम है प्रकाश का अपवर्तन। उसी माध्यम में लौटने को परावर्तन कहा जाता था और दूसरे माध्यम में विचलित होकर चले जाना अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है
तो उसका मार्ग बदल जाता है या वह अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, कई माध्यम रहेंगे, तो पहले माध्यम में जो किरण चलेगी उसको आपतित किरण कहेंगे, दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण, तीसरे माध्यम वाली को अपवर्तित किरण। लेकिन यदि पहला और लास्ट एक जैसे हैं, पहला माध्यम और लास्ट माध्यम एक जैसे यदि हैं, तो अंत वाली में जो किरण निकलेगी उसका नाम होता है निर्गत किरण। ठीक है ना। क्या कहा हमने, एक चित्र से समझो पहले। जैसे मान लीजिए ये हम मान लेते हैं ये इतना भाग जो है वो क्या है, ग्लास है यानी कांच, और इधर क्या है, वायु है, इधर भी क्या है, वायु। कोई प्रकाश किरण मान लीजिए चली कहाँ से, वायु से, है ना। कहाँ से चल रही है, वायु से। जब ये वायु से कांच में जाएगी तो इसका मार्ग थोड़ा सा क्या हो गया, बदला। इसका मार्ग बदला कि नहीं, ना होता तो सीधे चला जाता, अब मार्ग बदल गया। अब फिर से यहाँ से फिर से क्या हो रहा है, मार्ग बदल रहा, माध्यम बदल रहा है ना। एम डैश एन डैश, ये एम एन। अब बताओ, जब प्रकाश किरण वायु से कांच में चली तो यहाँ मार्ग देखो बदला कि नहीं, बिल्कुल बदला। फिर यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश किरण कांच से वायु में गई तो यहाँ फिर से मार्ग बदला। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश किरण के मार्ग में जो विचलन होता है, मार्ग जो चेंज होता है, जैसे ये जा रही थी बदल गया थोड़ा सा, यहाँ से जा रही थी तो बदल गया, ना बदलता तो क्या होता, सीधे चली जाती। इसमें भी ना बदलता तो क्या होता, सीधे चली जाती। लेकिन जब माध्यम बदलता है तो मार्ग भी क्या होता है, बदल जाता है। तो मार्ग का बदलना, मार्ग से विचलित होना, यही घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। और पहले माध्यम वाली किरण को आपतित किरण, दूसरे माध्यम वाली को अपवर्तित किरण। और ये कहा हमने कि यदि पहला और लास्ट एक जैसे है तो अंत वाली को निर्गत किरण। यहाँ हम पी क्यू को आपतित किरण कहेंगे, क्यू आर को अपवर्तित किरण कहेंगे, आर एस को क्या कहेंगे, निर्गत किरण। ये है आपतन कोण, ये क्या है, आपतन कोण, ये क्या है, अपवर्तन कोण, ये क्या है, निर्गत कोण। ये और ये एकांतर कोण से बराबर, ये भी अपवर्तन कोण। ठीक है ना। तो ये हो गया। ठीक, यदि मान लीजिए आपतित किरण को हम आगे बढ़ा दें, आपतित किरण को आगे बढ़ा दें, ठीक है, आपतित किरण को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ से ये वाली दूरी आर टी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को कहा जाता है, इसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, इसको बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है ना। यदि इस पार्श्विक विस्थापन का हम एक फार्मूला भी डिराइव करेंगे तो बाद में देखिएगा। ठीक, तो पहले प्रकाश का अपवर्तन लिखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से अगर दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग बदल जाता है, अर्थात वह अपने पूर्व मार्ग से विचलित
हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। यदि पहला और अंतिम माध्यम समान है तो अंत में निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग बदल जाता है या वह पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण। यदि पहला और अंतिम माध्यम समान है तो अंत में निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। चित्र में देखिएगा, PQ क्या है यहाँ पर? आपतित किरण, आपतित किरण। QR जो है वो क्या है? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और RS जो है वो क्या है? निर्गत किरण। ठीक है, MN, M' अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। कोण PQM बराबर I, आपतन कोण, आपतन कोण। NQR बराबर QR M' बराबर R, अपवर्तन कोण। ठीक है, कोण N'RS E निर्गत कोण। ठीक, इतना। निर्गत कोण। ठीक है, ये निर्गत कोण है। ठीक, यहाँ पर ये बता दें I बराबर E भी होता है। I और E बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ RT जो है वो पार्श्विक विस्थापन, RT जो है वो पार्श्विक विस्थापन है। ठीक, RT क्या है? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसको कहा जाता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये रहा। अब इसमें अपवर्तन के कुछ नियम हैं, वो क्या नियम है उसको भी देख लीजिए।
यहाँ पर प्रकाश किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलते समय मार्ग विचलन होता है। एक शर्त भी होती है, यदि कोई प्रकाश की लंबवत एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो विचलन नहीं होगा, है ना, तो उसमें अपवर्तन नहीं होगा। तिरछी किरण होनी चाहिए। एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाते समय थोड़ी सी तिरछी मतलब कुछ कोण बना के अभिलंब से, है ना, ऐसे नहीं लंबवत ही जाएगी तो कोई विचलन नहीं होगा। ठीक है ना। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करेगी तो उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होगा, अर्थात ये माना जाए कि अपवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है ना। अपवर्तन का मुख्य कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होना। अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। ठीक। अब अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम ये बता दें, यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण और यह अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है, एक ही तल में, यानी आपतन बिंदु पर। ठीक है ना। दो नियम है इसमें। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। दो नियम हैं, उनमें से पहला क्या है? आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नंबर 2, यदि प्रकाश किरण एक वर्णी है, एक कलर का है, तो आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा में एक निश्चित अनुपात होता है। जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और यदि प्रकाश किरण एक वर्णी है तो आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। उसे पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का वर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई बटे साइन आर। आपतन कोण की जा माने साइन आई, आपतन कोण की जा यानी आपतन कोण की जा यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर का जो अनुपात होता है वो ऐसा लिखते हैं, है ना। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू यानी ये, और 1 म्यू 2 इसको पढ़ा जाता है 1 म्यू 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक, ये पढ़ा जाएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक, इसको पढ़ा जाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 म्यू 2। ठीक है ना। ये अपवर्तनांक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को, इसको यानी जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसको तीन नाम से जाना जाता है। पहला तो अपवर्तन का नियम ही,
अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो 3 नाम से जाना जाता है। पहला तो अपवर्तन का दूसरा नियम है, और एक है अपवर्तनांक वही, और वही क्या है, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल लिखे हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर 1μ2। 1μ2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना। अब यहाँ पर 1μ2 यानी यदि मान लीजिए हम यदि 1 की जगह पर क्या ले लें, एयर ले लें, और 2 के जगह पर क्या ले लें, ग्लास ले लें, तो यही क्या हो जाएगा, AμG। पहले को हम क्या बोल दें, पहले को एयर ले लें तो A, और दूसरे को ग्लास ले लें तो G, तो AμG। इसको क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, तो वायु के सापेक्ष कांच का। पहले माध्यम इसको पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है ना। तो यह अपवर्तन का नियम हो गया। अब यहाँ पर ये बता दें, अपवर्तन का मुख्य कारण, अपवर्तन का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। अपवर्तन का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यदि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न ना होती तो अपवर्तन ना होता। ठीक, नोट, अपवर्तन का मुख्य कारण यह है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा नोट, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो उसमें विचलन नहीं होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो उसमें विचलन नहीं होता है। ठीक है ना। यानी I बराबर R बराबर 0। ठीक, ये बता दें, विरल माध्यम वायु, सघन माध्यम कांच, जल, हीरा। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखना, जबकि
चाल तीव्रता एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, चाल तरंग दैर्घ्य तीव्रता बदल जाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें कौन सी राशि नियत रहती है, तो उसका राइट आंसर है क्या, आवृत्ति, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा ये बता दें, प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, सघन से विरल में तो क्या होता है। यानी जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण, मान लीजिए प्रकाश विरल से सघन, प्रकाश विरल से सघन तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि सघन से विरल, सघन से विरल अभिलंब से दूर हटती है, दूर हट जाती है। कैसे, देखिए, देखना, ये है विरल और ये है मान लो सघन, तो ये रहा, ये आई है, ये आर है। देख लो, विरल से सघन तो अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई, मतलब आई बड़ा है आर से, डेल बराबर आई माइनस आर। और यदि मान लीजिए ये बना दें, ये सघन ले लें, क्या ले लें, सघन, और ये क्या ले लें, विरल। यहाँ भी देख सकते हो, ये रहा, ये आई, ये आर, ये क्या है, आर है, और ये विचलित हुआ इतना, ठीक है ना। तो इसमें आई छोटा है आर से, डेल बराबर आर माइनस आई, ये विचलन है, कितना विचलित हुआ, इतना, कितना विचलित हुआ, इतना, ठीक है ना। यदि विचलित ना होता तो सीधे निकलता, विचलित ना होता सीधे निकलता, तो ये उतना विचलित हो गया, कितना, आर माइनस आई, और ये कितना विचलित हुआ, आई माइनस आर। जब सघन से विरल तो आई छोटा आर बड़ा, और जब विरल से सघन तो आई बड़ा आर छोटा, इसीलिए ये अभिलंब की ओर झुकती है और ये दूर हटती है। इसमें प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने की वजह से, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने की वजह से ये होता है। इसमें आपको थोड़ा सा दिखा दें, ए म्यू जी इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर, और एक होता है ए म्यू जी इक्वल टू भी ए अपान भी जी। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर भी ए बटे भी जी। भी ए का मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 और ये 2 × 10 की घात 8। ये बड़ा है इससे कि नहीं, तो आई बड़ा होगा किससे, आर से। बात को समझो, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, तो दोनों बराबर हो गए। ये अभी ये का मान इतना होता है, भी जी का मान इतना, ये फिक्स है, तो ये बड़ा है इससे, तो साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, तो आई बड़ा होगा आर से, तो आई बड़ा होगा आर से कब, जब विरल से सघन में जाएगी। अब विरल से सघन में जाए तो आई बड़ा होगा आर छोटा होगा, इसका अर्थ है कि अभिलंब की तरफ झुकेगी, ठीक है ना, ये समझना होगा। यदि मान लीजिए दोनों अलग अलग ना होता, दोनों अलग अलग
अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल ना होती तो यहाँ पर आई और आर बराबर होते। अब आई और आर बराबर होते इसका मतलब मार्ग में विचलन नहीं हुआ। अब मार्ग विचलन नहीं हुआ मतलब अपवर्तन ही नहीं हुआ, है ना। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यही वजह है कि प्रकाश का वर्तन होता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना। अब थोड़ा सा ये बता दें, जैसे ये जैसे प्रकाश किरण मान लीजिए विरल यानी वायु से दूसरे माध्यम में, वायु से दूसरा माध्यम में चले, विरल यानी वायु से दूसरे माध्यम में चले, वायु निर्वात, वायु या निर्वात से दूसरे माध्यम में चले तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, है ना। और निर्वात वायु को छोड़कर कहीं से चलकर दूसरे माध्यम में जाए, निर्वात वायु को छोड़कर कहीं से चलकर दूसरे माध्यम में चले तो सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहा हमने, सुनना अच्छे से, नहीं इस भाषा को समझोगे ही नहीं। यदि प्रकाश किरण वायु से चलना प्रारंभ करे, यदि प्रकाश किरण वायु से चलना प्रारंभ करे और किसी भी दूसरे माध्यम में जाए तो वो अपवर्तनांक निरपेक्ष कहलाएगा। यदि प्रकाश किरण वायु से या निर्वात से चलकर किसी दूसरे माध्यम में जाए तो वो अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष। और यदि कोई प्रकाश किरण निर्वात वायु के अलावा कहीं से चले और फिर दूसरे में जाए, दूसरा भले निर्वात वायु हो पर जहाँ से चले वो निर्वात वायु ना हो, तो ऐसे अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, सापेक्ष। सीधे सीधे ये समझ लो, यदि पहला माध्यम वायु है तो निरपेक्ष, पहला माध्यम वायु नहीं है, क्या कहा, पहला माध्यम वायु है तो निरपेक्ष, और यदि पहला माध्यम वायु नहीं है तो सापेक्ष। सीधी सी बात, ठीक है। दूसरे माध्यम की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की। पहला वायु है तो निरपेक्ष और पहला वायु नहीं है तो सापेक्ष। जैसे मान लो ए म्यू जी ए म्यू डब्ल्यू, इसमें पहला माध्यम क्या है, वायु, तो क्या होगा, निरपेक्ष। इसमें मान लो जी म्यू ए है, पहला वायु नहीं है, जी म्यू डब्ल्यू पहला वायु नहीं है, डब्ल्यू म्यू ए पहला वायु नहीं है, डब्ल्यू म्यू जी पहला वायु नहीं है, तो ये सब क्या होंगे, ये सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना। और इनका जो मान होता है एक से बड़ा होता है, इनका जो मान होता है एक से बड़ा होगा, एक से बड़ा, ठीक है। और इनका मान जो होता है एक से बड़ा तो नहीं हो सकता है, छोटा बराबर भले कुछ हो जाए, है ना, एक से बड़ा नहीं होगा, इनका मान एक से बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हुआ, जिसमें पहला माध्यम वायु निर्वात हो निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें पहला माध्यम वायु निर्वात ना हो वो क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव एक से बड़ा होता है, सापेक्ष जो होता है एक से छोटा, एक के बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना। ये अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। ठीक है। और ये वाले जो मान होते हैं ये एक से छोटा या बराबर, ठीक है ना। वैसे एक से बराबर वायु के अपवर्तनांक को एक माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन निरपेक्ष सदैव क्या होगा, एक से बड़ा ही होगा।
ठीक, तो ये अपवर्तनांक हो गया, अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के प्रकार भी, अपवर्तनांक के प्रकार हो गया। अब अपवर्तनांक, अब ये तो नहीं कह सकते कि अपवर्तनांक है क्या, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को अपवर्तनांक कहे तो अपवर्तन का दूसरा नियम। कोई कहे स्नेल का नियम क्या है सर, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है, यही तो स्नेल का नियम भी है, यही तो अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा हम ये पार्श्विक विस्थापन का डेरिवेशन बता देंगे, आपतन कोण निर्गत कोण बराबर होते हैं ये बता देंगे, है ना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।